सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग के रेमेडियल टीचिंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आप सब लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर आप पे टॉपिक वाइज कुछ अच्छे एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करवा दो। तो आज की इस क्लास में हम वीनस प्रैक्टिस क्वेश्चंस रीड इंग्लिश मिशन 30 आउट ऑफ 30, तो आप लोग सब इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आज हम बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उसमें मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है, टॉपिक भी पढ़ा दिया है। तो अब आप फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, रेमेडियल टीचिंग इज वन दैट डज नॉट इन्वॉल्व। क्वेश्चन को ठीक से जान लीजिएगा और फटाफट इसका आंसर कर दीजिएगा। सभी बच्चे, जो भी बच्चे 30 में से 30 चाहते हैं, जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, उस सब के सब आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। रेमेडियल टीचिंग इज वन दैट डज नॉट इन्वॉल्व। रेमेडियल टीचिंग वो है जो इनमें से शामिल नहीं करती है, यानी रेमेडियल टीचिंग में इनमें से कौन सी बात शामिल नहीं है। फटाफट देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है इंप्रूविंग लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु लैग बिहाइंड। ये बिल्कुल सही बात है, ये शामिल होती है किसमें? रेमेडियल टीचिंग में। रेमेडियल टीचिंग इंप्रूव करती है क्या? लर्निंग स्किल्स किनकी? स्टूडेंट्स की। कौन से स्टूडेंट्स की? हु लैग बिहाइंड, जो पीछे रह जाते हैं। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो ये सही बात है कि रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव करती है जो बच्चे बाकी बच्चों से पीछे रह गए। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी देखते हैं, रेक्टिफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया इन ए स्टूडेंट। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, दुरुस्त करना, ठीक करना। किसमें? अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, कोई एक विशेष प्रॉब्लम एरिया को, विशेष समस्या वाले क्षेत्र को क्या करना? सुधारना, ठीक करना। यह भी रेमेडियल टीचिंग में शामिल होता है। कैसे? किसी एक बच्चे को, किसी 2, 4, 5 बच्चों को किसी विशेष टॉपिक में, किसी विशेष लर्निंग स्किल में, किसी विशेष प्रॉब्लम एरिया में समस्या है तो टीचर उनको सुधारते हैं। ये बात भी ठीक है। टीचिंग स्टूडेंट्स ओनली इंडिविजुअली। टीचर्स बच्चे को रेमेडियल टीचिंग में केवल और केवल इंडिविजुअली पढ़ाता है क्या? नहीं, इंडिविजुअली भी पढ़ा सकता है, ग्रुप में भी पढ़ा सकता है, किसी भी प्रकार से पढ़ा सकता है, क्योंकि ये मल्टी फैसेटेड अप्रोच होती है, बहुआयामी अप्रोच होती है। जिस आयाम की, जिस अप्रोच की, जिस तरीके की उस स्टूडेंट को आवश्यकता होती है, टीचर उसी प्रकार के तरीके को अपनाकर, उसी तरीके से पढ़ाकर, चाहे वो कंप्यूटर पे हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो लिख के बताना हो, चाहे वो बोल के बताना हो, कैसे भी पढ़ाए, लेकिन उस बच्चे को बाकी बच्चों के लेवल तक लाता है। ये रेमेडियल टीचिंग होती है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही नहीं है। टीचिंग स्टूडेंट्स इंडिविजुअली एज वेल एज इन ग्रुप्स, तो ये तो ठीक है ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई आज के हम, ये क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, बिफोर प्रिपेयरिंग देयर लेसन प्लान्स रेमेडियल टीचर्स शुड नॉट। क्या है देखिएगा, क्वेश्चन को पहचानिएगा। वहां जो आपको एग्जाम में गलती होगी वो यही होगी कि आप क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे, कम से कम जो आपके मेथड्स के क्वेश्चन है इनको। बिफोर प्रिपेयरिंग देयर लेसन प्लान्स, अपने लेसन प्लान्स को प्रिपेयर करने से पहले, उनको तैयार करने से पहले, रेमेडियल टीचर्स शुड नॉट, रेमेडियल टीचर्स को ये नहीं करना चाहिए। देखिएगा नॉट है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का ध्यान रखना। कई बार आप शुड पहचान पढ़ लेते हैं जबकि उसमें शुड नॉट होता है। तो देखिएगा नॉट है, इसमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन पढ़ो फटाफट और फटाफट आंसर कर दो। जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे उतनी जल्दी हम
आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन देखिएगा, हर एक ऑप्शन पे चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में उसी ऑप्शन से कोई न कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। क्या है देखिएगा, आइडेंटिफाई पुपिल्स, पुपिल यानी विद्यार्थी हैं, डाइवर्स लर्निंग नीड्स। लेसन प्लान बनाने से पहले टीचर को विद्यार्थी की अलग अलग प्रकार के लर्निंग नीड्स के बारे में पता होना चाहिए। बच्चे को क्या क्या सीखने की आवश्यकता है, उसकी नीड्स क्या क्या है, उसको क्या क्या सिखाया जाना चाहिए, इस बात का पता टीचर को होना चाहिए। किससे पहले? बिफोर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान, लेसन प्लान को प्रिपेयर करने से पहले। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। दूसरा देखिएगा, आइडेंटिफाई स्लो लर्नर्स एंड देयर डिफिकल्टी एरियाज। टीचर को लेसन प्लान तैयार करने से पहले टीचर को रेमेडियल टीचिंग में क्या पढ़ाना है, इससे पहले ये पता होना चाहिए उसको कि कौन बच्चे स्लो लर्नर्स हैं और उनकी डिफिकल्टी एरियाज क्या क्या है, इसका मतलब ये भी पता होना चाहिए। डिजाइन अप्रोप्रिएट टीचिंग प्लान्स टू फैसिलिटेट पीपल्स इफेक्टिव लर्निंग। क्या करे वो? एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, उचित क्या करे? लेसन प्लान तैयार करे। क्या करने के लिए? टू फैसिलिटेट का मतलब होता है बच्चों को हेल्प करने के लिए उनकी इफेक्टिव, उनकी प्रभावी लर्निंग में। ये भी करना चाहिए, उसको करना चाहिए ना टीचर को। असाइन अ लॉट ऑफ होमवर्क टू स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज, ये नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा होमवर्क देना किसी भी अप्रोच में ठीक नहीं है। तो जहां कहीं भी आपको ये मिले, कौन सा? असाइन अ लॉट ऑफ होमवर्क, तो आप मान के चलना कि ये अधिगम के लिए ठीक नहीं है, ये लर्निंग के लिए ठीक नहीं है, तो ये टीचर को नहीं करना चाहिए। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ये पूछा है। देखो, रेमेडियल टीचिंग जो टॉपिक है आपका, ये लगभग सभी सब्जेक्ट्स की टीचिंग मेथड्स में है। तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया, चीजें आपके ठीक से क्लियर हो गई, तो आपको ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करने वाला है। और आज आप लोग मुझे बताएंगे जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं बताते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट में भी नहीं लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करें, फटाफट आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, रेमेडियल टीचिंग फोकसेस ऑन। रेमेडियल टीचिंग किस पर फोकस करता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आंसर नहीं करेगा। पहला देखिएगा ऑप्शन, हम एक एक ऑप्शन पे फटाफट चर्चा करने वाले हैं। पहला, असाइनिंग अ लॉट ऑफ होमवर्क टू द स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं, ये तो होता ही नहीं है। प्रिपेयरिंग कंटेंट फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए कंटेंट तैयार करना। तीसरा, इंप्रूविंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की स्किल्स को इंप्रूव करना। और डी है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज नहीं है इसमें, क्योंकि पहले वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं हो सकता। यदि आप दूसरे वाले को सही माने तो भी ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, क्योंकि पहला नहीं है। अब आपको एक सेलेक्ट करना होगा, और इनमें से सबसे उपयुक्त जो है वो है इंप्रूविंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। रेमेडियल टीचिंग का जो मकसद होता है वो कंटेंट इंप्रूवमेंट नहीं होता है, बच्चे का टीचिंग मटेरियल या उसको टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाना नहीं होता है। इसका जो मकसद होता है वो होता है बच्चे की जो लर्निंग स्किल्स है, बच्चे का जो कौशल विकास है, वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो जहां कहीं भी किसी भी ऑप्शन में आपको ये मिले इंप्रूविंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये आंसर आपका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ये सही होता है। अगर किसी भी ऑप्शन में कहीं भी हो तो आप इसको जरूर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, फटाफट पढ़िएगा। राजू कुड नॉट स्कोर वेल इन द क्लास टेस्ट। कल कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा था कि सर आपकी क्लास को बच्चे शेयर नहीं करते हैं, अदरवाइज मुझे पिछली साल जो आपने पढ़ाया था वो मुझे आज जाके मिला है। तो उन बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखें भाई, इसलिए आप लोग शेयर वेयर कर दिया करो। चीजें अगर पसंद आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बहुत ऐसा नहीं है कि राजू कुड नॉट स्कोर वेल इन द क्लास टेस्ट। राजू क्लास टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया।
बिकेम विक्टिम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और किसका शिकार हो गया? निराशा का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। लॉस्ट इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसने अपने लर्निंग में इंटरेस्ट खो दिया, यानी अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। रेमेडियल टीचर इज सपोज टू, एक रेमेडियल टीचर्स, जो एक रेमेडियल टीचर है उससे आशा की जाती है कि वो ऐसा करेगा। क्या करेगा वो? आस्क द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ठीक नहीं है, PRINCIPAL होना चाहिए था। आस्क द प्रिंसिपल, ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ राजू, कि वो क्या करेगा कि प्रिंसिपल को पूछेगा कि राजू की प्रॉब्लम को क्या करे, सॉल्व करे। क्या टीचर को ये करना चाहिए? दूसरा, कॉल द पेरेंट्स ऑफ राजू टू टेक हिम अवे फ्रॉम द स्कूल, राजू के पेरेंट्स को बुलाए और ये कहे कि आप अपने बच्चे को ले जाएगा। क्या ये कहे? मोटिवेट हिम एंड इनहांस हिज लर्निंग इंटरेस्ट, उसको मोटिवेट करे, उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करे। टीचर की क्या जिम्मेदारी है उस समय? और चौथा है गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू राजू, उसको शारीरिक दंड दिया जाए। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब शारीरिक दंड, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम, तो ये नहीं है। ये प्रिंसिपल को भी कहने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और किसी भी बच्चे को आप किसी भी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा कमजोर है उसके पेरेंट्स को और आप इसको ले जाइएगा, तो ये भी नहीं कह सकते। तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए भी? मोटिवेट हिम एंड इनहांस हिज लर्निंग इंटरेस्ट। समझ में आ गई होगी भी चीजें आप लोगों के। चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फटाफट देखिएगा भाई क्या है, इसका आंसर कर दो। इसका आप लोग आंसर कर दो फटाफट। कर दिया होगा सबने। अडेप्टेड करिकुलम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अडेप्टेड करिकुलम किसकी विशेषता होती है? अडेप्टेड करिकुलम से मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। इस प्रकार का पाठ्यक्रम जो बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की स्थिति, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी, उसकी लर्निंग जो पेस है, उसकी जो गति है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम को रूपांतरित कर दिया जाए, उसके अनुसार पाठ्यक्रम को बदल दिया जाए, उसके अनुसार पाठ्यक्रम को मोल्ड कर दिया जाए। बच्चे की कैपेसिटी, उसकी स्पीड, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुसार बदल दिया जाए। ऐसा किस में होता है? तो ऐसा निश्चित रूप से रेमेडियल टीचिंग में होता है। रेमेडियल टीचिंग में जो टेक्स्ट बुक है आपकी, जिस बुक से आपको पढ़ाना है, टेक्स्ट बुक इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर कैन चेंज द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ स्टूडेंट। एक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार टीचर पाठ्यक्रम को बदल सकता है, उसको चेंज कर सकता है, बच्चे के अनुसार समायोजित कर सकता है। दिस इज व्हाट अडेप्टेड करिकुलम। समझ में आ गई बात भाई? तो ये किस में लागू होता है? ये किस में होता है? रेमेडियल टीचिंग में होता है। जिस भी बच्चे ने आज की इस क्लास को ठीक ढंग से सुना है, ठीक ढंग से समझा है, एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझा है, निश्चित रूप से उस बच्चे को रेमेडियल टीचिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछली बार भी टेस्ट सीरीज जो हमने अभी भी चला रखी है, टेस्ट सीरीज, जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। उसके लिए वीनस वर्ल्ड ऐप पे जाके आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। पिछली बार भी बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो ये क्वेश्चन आप समझ लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स निश्चित रूप से होंगे। देखिएगा, रेमेडियल टीचिंग डज नॉट इम्पार्ट। रेमेडियल टीचिंग क्या प्रदान नहीं करती है? इम्पार्ट का मतलब होता है टू गिव। क्या नहीं देती है? आंसर करें फटाफट। फ्रस्ट्रेशन देती है क्या? नहीं। निराशा। उसके बाद में कॉन्फिडेंस देती है। डज नॉट इम्पार्ट है, नहीं देती है। क्या नहीं देती है? फ्रस्ट्रेशन नहीं देती है, स्वाभाविक बात है। कॉन्फिडेंस देती है, क्रिएटिविटी देती है, मोटिवेशन देती है। तो इसमें समझना क्या आपको समझना यह है कि रेमेडियल टीचर जो है वो बच्चे में ये सब डालने की कोशिश करता है। रेमेडियल टीचर ट्राइज, वो कोशिश करता है क्या करने की? अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस लाने की, अपने बच्चे में क्रिएटिविटी लाने की,
उसको मोटिवेट करने की, ताकि वो बाकी बच्चों के बराबर बढ़ सके, बाकी बच्चों से पीछे नहीं रहे। फ्रस्ट्रेशन कोई टीचर किसी बच्चे में क्यों लाएगा? बिल्कुल नहीं लाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। आज देखो, आज के क्लास में आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आप लोग फटाफट आंसर कर दो बस। रेमेडियल टीचर रेमेडियल टीचिंग बिकम्स अ नीड ड्यू टू, यानी रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता ही क्यों होती है? ये एक आवश्यकता क्यों बन जाती है? किसकी वजह से भी? लैंग्वेज डिसऑर्डर। क्या ये लैंग्वेज सॉरी भाई, क्या ये लैंग्वेज डिसऑर्डर की वजह से हो जाती है? हाँ, लैंग्वेज डिसऑर्डर की वजह से भी बच्चा पीछे रह सकता है। इनहेरेंट वीक मेंटल पावर, उसका जन्मजात मानसिक शक्ति जो है, मानसिक क्षमता जो है, वो उस बच्चे की कमजोर हो सकती है। कोई बच्चा जन्मजात ही बाकी बच्चों से कम आईक्यू वाला हो सकता है और इस वजह से वो बच्चा बाकी बच्चों से क्या रह सकता है? पीछे रह सकता है और उसकी वजह से क्या करवानी पड़ सकती है? रेमेडियल टीचिंग करवानी पड़ सकती है। तो ठीक बात है। तो फैमिली स्ट्रेस, कई कई बार ये भी एक वजह हो जाती है। किसकी वजह से बेटा? फैमिली स्ट्रेस की वजह से, परिवार के तनाव की वजह से। एक सिचुएशन को सोचिएगा, एक स्थिति की कल्पना कीजिएगा। एक ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी शराब का सेवन करते हैं, घर में उनके लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहां बच्चा ठीक तरीके से अपनी एबिलिटीज को डेवलप नहीं कर पाता है, अपनी क्षमताओं का उचित और विकास नहीं कर पाता है, तो वो बच्चा बाकी बच्चों से पीछे रह जाता है, बिकॉज ही डज नॉट गेट द प्रॉपर एनवायरमेंट, क्योंकि उसको प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिलता है, इस वजह से वो पीछे रह जाता है। तो ये सभी वजह हो सकती हैं किसकी? रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता की। और बहुत सारी हो सकती हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं बहुत बनाता हूं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे ऑप्शन होते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, आंसर कर दीजिएगा फटाफट यदि पढ़ लिया तो। रेमेडियल टीचिंग इज इंटेंडेड टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ स्टूडेंट ऑलरेडी नोज एंड व्हाट ही शुड नो। ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन है आपके पास। ए, रेमेडियल टीचिंग इज इंटेंडेड। देखिएगा, कई कई बच्चे कहते हैं कि सर जी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा कि हमारे समझ आ जाए। कई कई बच्चों की दिक्कत होती है। तो बेटा देखिएगा, आप लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के जैसा ही होना चाहिए। अब इसको इंटेंडेड नहीं कहेंगे, इंटेंडेड ही कहेंगे। इंटेंडेड ये इड है तो आप लोग क्या बोलेंगे? इसको इड ही बोलेंगे। और मैं इंग्लिश टीचर हूं, इसलिए मेरे से आशा की जाती है कि मैं इसको इड ही बोलूं, तो इसलिए मैं इड बोलता हूं। कई बच्चे भी समझ रहे सर इंटेंडेड इंटेंडेड, तो ये इंटेंडेड सही है। रेमेडियल टीचिंग इज इंटेंडेड टू ब्रिज द डिफरेंस। रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? टू ब्रिज द डिफरेंस, उस गैप को, उस अंतराल को भरना, उस गैप को भरना। किसको? व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नोज, जो एक बच्चा पहले से जानता है, एंड व्हाट ही शुड नो, और जो उसको जानना चाहिए। समझो क्या कहना चाह रहा है? एक बच्चा 6th स्टैंडर्ड का है और उसको इतना आना चाहिए, मानो ये उसको आना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी इतना जानता है, इतना जानता है। तो रेमेडियल टीचिंग का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ये जो गैप है, ये गैप, इस गैप को पूरा किया जाना चाहिए। किसके माध्यम से? रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। द ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम इज टू ऑफर लर्निंग सपोर्ट। क्या उद्देश्य होता है इसका? लर्निंग सपोर्ट देना होता है, यानी बच्चे को सीखने में सहायता देना होता है टू स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग वेल कंपेयर टू देयर पीयर्स।
यस का मतलब उसके साथियों के, जो अपने साथियों की तुलना में कम कर रहे हैं, जो अपने साथियों की तुलना में क्या कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे, हु आर नॉट डूइंग वेल। उनके साथी अच्छा कर रहे हैं। एक क्लास में 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चों की क्लास है जिसमें 17 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। 17 ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल, 17 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट 3 बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो रेमेडियल टीचिंग का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उन 3 बच्चों को क्या करे, लर्निंग सपोर्ट करे, उन 3 बच्चों की हेल्प करे। इज इट क्लियर? समझ में आ रही हैं चीजें? वेरी गुड। टीचर्स मॉडिफाइड द करिकुलम टू सूट स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटीज। पिछले ही क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी कि अडेप्टेड करिकुलम होता है, टीचर मॉडिफाई कर सकता है किसको, पाठ्यक्रम को, किसके अनुसार, बच्चों की लर्निंग स्टाइल और बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज के अनुसार क्या कर सकता है, पाठ्यक्रम में समायोजन किया जा सकता है, उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। इन आरटी सेम टीचिंग मेथड्स आर यूज्ड एज यूज्ड इन द नॉर्मल टीचिंग। आरटी का मतलब भी क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग, कोई आरटी लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि रेमेडियल टीचिंग में वो ही मेथड्स यूज होते हैं जो मेथड किस में यूज हुए थे, नॉर्मल टीचिंग में। नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आपने नॉर्मल टीचिंग में जिस मेथड से पढ़ाया, बच्चा उस मेथड से समझ नहीं पा रहा है, तो अब क्या करेंगे आप, यू हैव टू चेंज द मेथड। आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार टीचर को अपना एप्रोप्रिएट टीचिंग प्लान, एप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल, एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, ये सारे उसको तैयार करने पड़ते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये बात क्या है, ठीक नहीं है। और इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया आगे फटाफट। आज हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवाएं और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। फटाफट आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। Remedial teachers should use to help students reach their full potential, उनकी जो योग्यता संभावना है, and overcome barriers to learning। टीचर को यूज करना चाहिए क्या, क्या करने के लिए, बच्चों को हेल्प करने के लिए, अपनी पूरी संभावना तक वो पहुंच पाए, एक बच्चे में जितनी क्षमता है उस क्षमता तक वो पहुंच पाए, यानी जितना वो कर सकता है उतना वो कर सके। ऐसा करने के लिए बच्चे को क्या किया जाए, टीचर क्या करे ऐसा करने के लिए, अ वैरायटी ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। टीचर अलग अलग प्रकार की टीचिंग एक्टिविटीज करवाए, अलग अलग प्रकार की टीचिंग रणनीति अपनाए, तब बच्चा वहां तक पहुंचे। द सेम टीचिंग एक्टिविटीज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वो ही एक्टिविटीज, सेम एक्टिविटीज करवाए सब बच्चों को, या फिर अलग अलग बच्चे के लिए यदि आवश्यक हो तो, इफ इट इज नीडेड, यदि आवश्यक हो तो अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग प्रकार की टीचिंग एक्टिविटी और अलग अलग प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनाए। क्या इनमें से कौन सा करे, दोनों करे या कोई नहीं करे? तो इसका सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डीलिंग विद स्टूडेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम रेमेडियल टीचर। पहली बात तो ये समझिएगा, क्या रेमेडियल टीचर सिर्फ एकेडमिक्स को ही देखता है, यानी उसकी पढ़ाई लिखाई में बच्चा कमजोर है, क्या रेमेडियल टीचिंग सिर्फ उसी बात को देखेगा, या फिर बच्चे के व्यवहार में भी कुछ अबनॉर्मल है, व्यवहार में भी उसका असामान्य व्यवहार है, तो क्या टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उस असामान्य व्यवहार को भी नोट करे और उसको सामान्य बनाने का प्रयास करे? क्या ऐसा है? हां ऐसा है। तो फिर वो क्या करे देखिएगा, ऑलवेज कीप एन आई ऑन स्टूडेंट सक्सेस इन क्लास एंड देयर ग्रुप बिहेवियर। पहली ये देखिएगा, कई बार क्या हुआ है कि हमने कई क्वेश्चंस को बनाने के लिए, यानी एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कई क्वेश्चंस के ऑप्शन वगैरह ले लिए, तो ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये भी किसी क्वेश्चन का सही आंसर था एक का। तो हमने एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन डालने के लिए क्या करे भाई, वो टीचर हमेशा ध्यान दे किस पे, स्टूडेंट सक्सेस इन द क्लास,
सक्सेस इन द क्लास का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट की क्लास में जो उसकी पढ़ाई लिखाई है उस पर ध्यान दे, एंड देयर ग्रुप बिहेवियर, और बच्चा अपने ग्रुप में किस प्रकार का व्यवहार करता है ये ध्यान दिया जाए। यानी क्लास में उसकी जो टीचिंग, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान दे, और उसका व्यवहार कैसा है अपने साथियों के साथ उस पर भी ध्यान दे। ठीक है, क्या करने के लिए? स्टूडेंट की बिहेवियरल प्रॉब्लम को सुधारने के लिए। एस्टेब्लिश ए क्लोज रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, क्या करें? स्टूडेंट्स के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप स्टेब्लिश करें। मेरा रिलेशनशिप बच्चों के साथ इस प्रकार का है कि कोई भी बच्चा जब चाहे मुझे मैसेज कर सकता है और जब चाहे मुझे कॉल भी कर लेते हैं बच्चे। तो मैं मोस्टली ये नहीं कह रहा हूं कि कई बार हो सकता है भाई कि आप लोग उसी समय मैसेज करें या कॉल करें, मैं क्लास में हो सकता हूं या फिर कहीं और काम लगा हुआ हूं तो नहीं रिसीव करूं। अदरवाइज 90% बच्चों का जवाब मैं लगभग 5-7 मिनट के अंदर दे देता हूं, या फिर जब कहीं बिजी होता हूं क्लास में या कुछ और काम कर रहा होता हूं तो वास्तव में जब मैं उसको देखता हूं फोन या मैसेज को तो रिप्लाई करता हूं। तो एक अलग प्रकार का बॉन्ड आप और हमारे बीच में है। तो आप में किसी भी प्रकार की एग्जाम के आसपास बच्चे बहुत मानसिक तनाव में आ जाते हैं, उस समय मैं विशेष ध्यान रखता हूं कि हर बच्चे के, जो बच्चा बात करना चाह रहा है, जिस बच्चे को तनाव है, अगर मेरी 2 मिनट से, सिर्फ 2 मिनट बच्चा मेरे से बात कर ले, उसको लगता है कि अब मैं ठीक परफॉर्म कर पाऊंगा, तो क्या बिगड़ता है मेरी 2 मिनट में? इतने भी ज्यादा बिजी कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो भी इतने बिजी नहीं है। ये तो प्राथमिकताओं का अंतर होता है कि किसकी प्राथमिकता कहां है, कौन अपनी 2 मिनट कहां देना चाहता है, कौन अपनी 2 मिनट कहां देना चाह रहा है। यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देख के भी लोग अपना टाइम देते हैं, वहां भी टाइम जाता ही है। और किसी बच्चे ने फोन कर लिया और 3 मिनट 2 मिनट बात कर ली तो उसको दिया गया टाइम, मुझे लगता है कि उस बच्चे को जब आवश्यकता थी आपने 2 मिनट दी, तो बहुत उसके जीवन में हो सकता है कि काफी परिवर्तन ला दे, बच्चे की कहीं हेल्प हो जाए तो अच्छा है। तो ये इससे बच्चे की जो बिहेवियरल प्रॉब्लम हो दूर हो जाती है। बिल्ड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड पे अटेंशन टू व्हाट दे से, और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस यानी आपसी जो सामंजस्य है वो स्थापित करें और उस बात पे ध्यान दे जो बच्चे कहें। अब बताता हूं इस पे, हालांकि मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, अपने बारे में नहीं बता रहा हूं, फिर भी एज ए टीचर मैं आपको बताता हूं कि बच्चा जो कहे उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी इससे पहले हमने जो क्लास करी थी प्रैक्टिस की, उसमें हम एक क्लास में लगभग 5 क्वेश्चन करते थे, बहुत डिटेल से मैं समझाता था। आप लोगों ने कहा कि सर ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा क्या डिटेल से समझा दिया। अब लगभग आपने हर टॉपिक डिटेल से समझा दिया। अब ये कोशिश करें कि आप सिर्फ क्वेश्चंस लाएं और उन क्वेश्चंस पे फटाफट चर्चा करें। तो आज देखो हम लेके आ गए, क्योंकि आपने कहा उस पे हमने क्या किया, पे अटेंशन, हमने उस पे ध्यान दिया जो आपने कहा, इसलिए बच्चा तनाव मुक्त हो जाता है, उसकी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। तो मेंटेन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, छोटे बच्चों के पेरेंट्स से भी लगातार क्या किया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए, लगातार उनसे बातचीत की जाए। टू डिटरमिन द सोर्स ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियरल इश्यूज, ये पता करने के लिए कि उस बच्चे में जो बिहेवियरल इश्यूज आ गए हैं, उसके व्यवहार में जो अबनॉर्मेलिटी आ गई है, असामान्यता जो आ गई है, उसकी वजह क्या है, उसका सोर्स कहां से ये चीजें क्रिएट हुई हैं, तो उसका पता करने के लिए तो ये सारी चीजें क्या हैं, होनी चाहिए। रिमेडियल टीचर को ये सारे काम करने चाहिए। चलो भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिमेडियल टीचिंग, इनमें से रिमेडियल टीचिंग के बारे में कौन सा सही है? फटाफट आंसर कर दो। स्कूल कैन क्लासिफाई द टीचिंग कंटेंट इनटू कोर एंड नॉन कोर लर्निंग एस्पेक्ट्स according to the teaching objectives and pupils abilities। इस लाइन को समझ जाओगे तो आप रेमेडियल टीचिंग को समझ जाओगे। स्कूल कैन क्लासीफाई, स्कूल क्लासीफाई कर सकता है यानी बांट सकता है, किसको? टीचिंग कंटेंट को। किसमें? कोर और नॉन कोर। विशेष यानी एक तो बहुत जरूरी होता है और एक थोड़ा ज्यादा जरूरी नहीं होता है, उस भाग में 2 चीजों को बांट लें, कर सकता है ऐसा। यानी ये जो बात कही हुई है ये अडेप्टेड करिकुलम वाली ही बात है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स,
मतलब पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं उनके अनुसार और बच्चे की योग्यता क्षमता के अनुसार, यानी पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये चीजें इन बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए और ये चीजें इन बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। कई बार टीचर क्या करता है कि इस बच्चे को सिर्फ 3 चैप्टर करवाओ, ये इसने ही समझ में आएंगे, ये इसके नहीं आएगा, ऐसा भी किया जा सकता है। टीचिंग शुड नॉट बी डायरेक्टेड बाय टेक्स्ट बुक्स से डायरेक्टेड नहीं होनी चाहिए। which should not be taken as the school curriculum, यानी टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है, बच्चे की योग्यता के अनुसार उनको चेंज क्या, देयर इज नो नीड टू कवर ऑल द कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक एज वेल। टेक्स्ट बुक जो है यदि उसको मानते भी हो तो उसको पूरी की पूरी को कवर करना कोई आवश्यक नहीं है। आप अपने अनुसार उस बच्चे की क्षमता के अनुसार तय कर लें कि इसको इतना इतना पढ़ाया जाना चाहिए। ये क्या होती है, रिमेडियल टीचिंग होती है। तो ऑल ऑफ दिस, इस प्रकार के क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उनमें कौन सी नहीं है। इसमें आपको जब रेमेडियल टीचिंग पढ़ाई गई है तो उसमें लगभग 15 से 16-20 होंगी शायद, वो आपको बताई है स्ट्रेटेजीज। उसमें एक बताया है IEP, कई बार एग्जाम में ये भी आया है। IEP स्टैंड्स फॉर, IEP का मतलब क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। हर एक बच्चे के लिए व्यक्तिगत कि इस बच्चे को ये पढ़ाना, ये रिमेडियल टीचिंग का एक प्रोग्राम होता है। रिवॉर्ड स्कीम, ये भी बहुत अच्छी स्कीम होती है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। कोई बच्चा यदि अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, उसी समय मिलना चाहिए, तो उस बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी सीखने की गति बढ़ती है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, ये आपस में बच्चे एक दूसरे की सपोर्ट करें, ये भी होना चाहिए। 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे का ग्रुप बना दिया जाना चाहिए और बच्चा अपने साथी की हेल्प करे, उससे पूछ भी सकता है, तो ये भी है। कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, ये नहीं होना चाहिए। कई बहुत लोग बोलते हैं कि आपस में कंपटीशन करो, कंपटीशन एक सीमा पर जाके अस्वस्थ हो ही जाता है। आप 2 दोस्त हो, यदि आप में भी कंपटीशन है तो थोड़े दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन फिर उसमें दिक्कतें आ ही जाएंगी। इसलिए कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, मिलके पढ़ना चाहिए, तब जाके चीजें होती हैं। ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भाई, व्हाट इज रिमेडियल एजुकेशन। क्या है रिमेडियल एजुकेशन, किसके लिए है? ए प्रोग्राम फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स। क्या ये केवल स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए है? नहीं, किसी के लिए भी है जो भी पीछे रह गया। ए प्रोग्राम फॉर ESL, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। क्या ये इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है? नहीं। ए प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स हु नीड मोर सपोर्ट इन कोर एकेडमिक एरियाज। हाँ, वे बच्चे जो कोर एकेडमिक एरियाज हैं, जो पढ़े जाने चाहिए, उनमें यदि वो बच्चे पीछे रह रहे हैं तो उनको क्या करना, आगे बढ़ाना, इसके लिए ये होता है। ए प्रोग्राम ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड, नहीं, केवल स्पेशल नीड वालों के लिए नहीं होती है। कोई भी बच्चा जो किसी भी वजह से पीछे रह गया, उस बच्चे के लिए क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग होती है। उसके बाद देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग किस प्रकार का वर्क है? बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है, नेगेटिव नहीं है। इंपेरेटिव का मतलब होता है बहुत आवश्यक ही है, यानी हर बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दी जानी चाहिए, नहीं। थियोरेटिकल नहीं, इंस्ट्रक्शनल है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी, ये इंस्ट्रक्शनल है ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, टीचर्स कैन रेमेडिएट फॉर स्टूडेंट्स विद लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाई। क्या करके टीचर बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दे सकता है? क्या करके भी? पहला, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। दूसरा, प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड। बच्चे को नोट्स देके जो समराइज्ड हैं, सिंप्लीफाइड हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नोट्स देके आप किसी बच्चे से आस्किंग फॉर ट्यूशन क्लासेस, ये भी नहीं। इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, नॉट राइटिंग,
बच्चे को ये कहो कि तेरे को सिर्फ पढ़ना है, लिखना नहीं है, ये भी नहीं। तो क्या है? फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस, व्यक्तिगत बच्चे के, हर एक बच्चे की व्यक्तिगत प्रोग्रेस को देखे और फिर उसको व्यक्तिगत सहयोग करे, हेल्प करे, सपोर्ट करे। तो ये सब इसमें द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड्स ऑन, रेमेडियल टीचिंग की सफलता किस पर निर्भर करती है? द नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज नहीं, मटेरियल नहीं, टाइम डिवोटेड नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, इस पर निर्भर करती है कि यदि आपने ढूंढ लिया कि बच्चे के क्या कारण रहे हैं, उसकी समस्या की जड़ तक चले गए, तो निश्चित रूप से क्या होगा? चीजें ठीक हो जाएंगी, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। तो ये है इसका डी आंसर। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आंसर करो भी, फटाफट करो। इसका सही आंसर देखिए क्या है। क्वेश्चन को पढ़ लो फिर बताओ। When formulating plans, प्लान बनाते समय द रेमेडियल टीचर्स आर नॉट एडवाइज्ड टू, रेमेडियल टीचर्स को किस बात की सलाह नहीं दी जाती है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए? फॉर्मुलेट प्रैक्टिकल टीचिंग प्लान्स दैट मीट द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वीकनेसेस ऑफ द पुपिल, ये तो होना चाहिए कि भाई इस प्रकार के प्रैक्टिकल टीचिंग प्लान बनाए जो बच्चे की मीट द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक एंड वीकनेस ऑफ द पुपिल, बच्चे की समस्याओं के, उसके योग्यताओं से संबंधित हो। टू क्लासिफाई द टीचिंग आइटम इनटू डिफरेंट लेवल्स एंड टॉट थ्रू स्मॉल एंड सिंप्लीफाइड स्टेप्स, ये भी किया जाना चाहिए। टू स्टिक ओनली टू द क्लासिकल करिकुलम, नहीं, ऐसा नहीं है कि जो क्लासिकल करिकुलम दिया हुआ है, पाठ्यक्रम दिया हुआ है, उसी से चिपका हुआ रहे, नहीं, उसमें वो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। Question number 18. Which of the following points a remedial teacher should take note of while designing homework? इनमें से कौन सा बिंदु ध्यान रखना चाहिए टीचर को, रेमेडियल टीचर को होमवर्क देते समय? पहला देखिएगा, The form and content of homework should be of great variety so as to develop pupils' creativity and self-learning. जो आपका कंटेंट है वो अलग अलग वैरायटी का होना चाहिए ताकि बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ सके। तो ये सही है, होना चाहिए ऐसा। द होमवर्क शुड मैच द कंटेंट टॉट इन द क्लास, ये भी होना चाहिए। होमवर्क वही होना चाहिए जो क्लास में पढ़ाया गया था, उससे संबंधित होना। टीचर्स शुड मेक गुड यूज ऑफ होमवर्क एज अ टूल फॉर इवेल्युएशन एंड फीडबैक, होमवर्क का फीडबैक और इवेल्युएशन के रूप में प्रयोग किया जा सके, ऐसा भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज, इसका भी सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। आपने देखा होगा कि हमने कई क्वेश्चंस का आंसर ऑल ऑफ दीज लिखा है। क्यों लिखा भी ये? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में 4 चीजें समझाई जा सके ताकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में रेमेडियल टीचिंग इस प्रकार से बैठ जाए कि जहां कहीं घूम फिरा के क्वेश्चन आ जाए, आप तुरंत कहो कि साहब ये इसका आंसर होना चाहिए। तभी तो 28, 29, 30 मार्क्स आते हैं। इसी वजह से आते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। रेमेडियल टीचिंग इज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। रेमेडियल टीचिंग किसका पार्ट होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव में भी फीडबैक होता है, फिर उसको सुधारा जाता है, और इसमें भी होता है। इसकी चर्चा हम पहले भी एक क्लास में कर चुके हैं। रेमेडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये लिखा हुआ भी है। मीन्स एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, नहीं, एक्स्ट्रा कोचिंग का मतलब नहीं है। टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, क्या रेमेडियल टीचिंग गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए है? डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, पता लगाना और फिर उन गैप्स को, जो लर्निंग में गैप्स है उनको पूरा करना, यही मतलब होता है इसका। टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, नहीं। तो ये इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से हमने रेमेडियल टीचिंग के 20 क्वेश्चंस किए हैं, और जिस बच्चे ने इन 20 क्वेश्चन को पूरे मन से कर लिया, मुझे लगता है कि उसका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।